हे एग्जाम सेट के चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एक बेहतर तैयारी के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी 12 अक्टूबर, माफ कीजिए 13 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और वेरी बेस्ट ऑफ लक। पहला प्रश्न हियर वी गो। ये कहता है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। तब देखिए, आपको इस प्रश्न को करने से पहले बस एक ही चीज का, बड़े लॉजिकल से क्वेश्चन है सारे, सब आपके मतलब आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कुछ भी लर्निंग का पार्ट नहीं रहता है, समझने का पार्ट ही है इस पूरे पेपर में। अब जब दर्पण आता है, आपको एक चीज मालूम होगी कि दर्पण में एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है लेटरल इन्वर्जन का, जिसको हम कहते हैं कि आपका दायां दर्पण में बाईं ओर और आपका बायां दर्पण में दाईं ओर नजर आता है ना। अब उसको देखते हुए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, है ना, और डी भी उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, 9 उल्टा होगा ऐसे, और 2 भी उल्टा, और ए ऐसा ही नजर आएगा आपको, और एच कुछ इस प्रकार से। अब ये आपका किससे मेल खा रहा है? ऑप्शन बी से। ये बिल्कुल ऑप्शन बी से मेल खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 गलत है, और यहाँ पर भी 9 गलत है, यहाँ पर आपका ये गलत है पहली बार। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ये दो कथन दिए गए हैं और ये दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहले कथन है, सभी चाबियां ताले हैं। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम वेन आरेख, जिसको अंग्रेजी में वेन डायग्राम्स कहा जाता है, उसका उपयोग करेंगे। यही बेस्ट तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को हल करने का। तो सभी चाबियां ताले हैं, इसका मतलब सभी चाबियां, यहाँ पर अगर मैं चाबियां बना लेती हूँ तो सभी चाबियां जो है वो ताले हैं, सभी ताले हैंडल हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। अब पहला निष्कर्ष आपको कहता है सभी ताले जो हैं वो चाबियां हैं। सभी ताले चाबियां हैं नहीं, ये देखिए, ये गलत है। ये वाले जो ताले हैं, ये वाली चाबियां नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत हो गया। सभी हैंडल चाबियां हैं, ये भी गलत है। सभी हैंडल नहीं चाबियां हैं। ये वाले हैंडल जो है, ये वाले हैंडल ये चाबियां नहीं है। तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस प्रकार से मुड़े हुए कागज को काटा गया है वह नीचे दर्शाया गया है। एक आकृति का चयन कीजिए जो कागज के खुले रूप से सबसे ज्यादा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान से अब इसको ऐसा करते हैं जूम। ठीक है, अब जूम करने के बाद इसको ध्यान से देखते हैं कि ये किस प्रकार से नजर आई। ऐसे पहले, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ, और यहाँ, फिर ये सर्कल इधर, इधर और इधर।
अब ये वाली जो शेप है, ये इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे, और यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये बन जाएगी आपकी सही शेप। ये गलत है, और ये भी गलत है, और ये ठीक है, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों के बीच में है। उसी तर्क को देखते हुए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपकी जो दो संख्याएं या दो समूह जो है वो दिए गए हैं, 216 और 3, और 1728 और 6। इसी को देखते हुए आपने ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह और 4 के बीच में कौन सा संबंध है। तो देखिए, यहाँ पर 216 है। 216 को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि ये 6 का क्यूब है, पर यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं 3 इंटू 2 उसका क्यूब कर देती हूँ तो मेरे पास 216 आता है। इसी प्रकार अगर मैं 6 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब कर देती हूँ तो मेरे पास 1728 आता है। मेरा तर्क मुझे मिल गया। तर्क किस प्रकार से है कि पहली, माफ कीजिए, दूसरी संख्या को 2 से गुना करने पर और उसका क्यूब करने पर मेरे पास पहली संख्या आती है। तो इसका मतलब 4 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब होता है 512। तो ये मेरा प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगा 512, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। आपको उसका ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप के टेबल का उपयोग करेंगे जिसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल। ये टेबल काफी महत्वपूर्ण है, इसको बना के अपने पास रख लीजिएगा। एक बार बनाएंगे, बार बार नहीं, क्योंकि आपका पेपर में इससे टाइम वेस्ट होगा। तो पेपर में एक जगह बना के रख लीजिएगा। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने पूछा है कि कौन सा भिन्न है। जे, पी, के और एम। बी ऑप्शन है के, पी, एल और एन। सी है डी, डब्ल्यू, ई और जी, एफ, यू, जी, आई। ठीक है। अब जे का स्थानांक 10, 16, 11 और 13। डी का 4, 23, 5 और 7। 11, 16, 12, 14, 6, 21, 7, 9। चलिए, यहाँ पे देखिए, जमा 6 -5 जमा 2, -5 -4 जमा 2।
और यहाँ पे जमा 19 नहीं, जमा 19 नहीं, ऐसा करते पीछे की ओर, DW ये काफी पीछे चला गया। एक चीज यहाँ पे देखिए आप, D और W ऑपोजिट है, ये देखिए, है ना जी। और W और E, ये क्या, W और E, चलिए एक बार दोबारा इस प्रश्न को यहीं से शुरू करते हैं ऑप्शंस के साथ। JPKM, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से मैं चल रही थी, मुझे कोई भी पैटर्न किसी भी, मेरी चारों अलग अलग नजर आ रहे थे, तो मुझे अपने तरीकों को थोड़ा चेंज करना पड़ना था। रीजन बीइंग कि चारों ही अलग अलग पैटर्न दिखा रहे थे। तो उसको दोबारा अध्ययन करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इनको। और सी में था DWE और GFUG और I। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो J जो है उसका स्थानांक 10 है और P का 16 है, K का 11 है, M का 13 है, जमा 6 और यहाँ पर जमा 2। आगे K P के ऑपोजिट है, और L जो है वो 12वें स्थान पे है, N 14 है, यहाँ पे जमा 2 है। ऐसे ही DW के ऑपोजिट है, E 5वें स्थान पे है, G 7वें स्थान पे है, जमा 2। F U के ऑपोजिट है, यहाँ पे देखिए F जो था वो U के ऑपोजिट था। और G आपका 7, ये 9, तो जमा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑपोजिट जमा 2, यहाँ पर भी ऑपोजिट जमा 2, यहाँ पर भी ऑपोजिट जमा 2, यहाँ पर जमा 6 और जमा 2 हो रहा है, क्योंकि J के ऑपोजिट जो है वो Q है। तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट नहीं आया है, तो इसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो ये आपकी दी गई श्रृंखला है, आपको ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 112, 103, 94, 85, 76 और आगे क्या आएगा? यहाँ देखिए -9 पे जा रहा है, ये भी -9 का है, ये भी -9 है, ये भी -9 है, इसी प्रकार करते हुए यहाँ पर आता है 67, -9। 76 में से जब आप 9 निकालेंगे तो आपके पास 67 आता है, जो कि ऑप्शन सी है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी? ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। ये दोनों सेम है, तो मतलब दूसरी वाली को आप इग्नोर ही कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब इसको समझने के लिए कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना? ये देखिए, एक मिनट। अब देखिए, यहाँ पर ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और इसी प्रकार ये भी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ये दो और ये दो, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब उसके बाद ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो n है, जी, तो यहाँ पर ये इंटरचेंज थे, ये भी और ये इंटरचेंज। अब ये जो n है वो यहाँ पे चला गया, और वही पैटर्न अगर मैं देखूं तो यहाँ पर n जो है इधर चला गया। इसको देखते हुए मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर डेल्टा आना चाहिए, यानी ट्राइंगल का साइन आना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एन इधर चला गया, और उसके बाद ये देखिए,
ये बी जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, और ये एक्स इस तरीके से, इसी प्रकार से ये एन जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू का साइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब तक मेरी जो आकृति बनी है उसको एक बार साफ तौर पे लिख लेते हैं। ये है यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पर है एन। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो इधर गया और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन गया। इसी को देखते हुए एक दो यहाँ पे, अच्छा आगे तो पैटर्न नहीं है, मतलब जैसे ये पहली आकृति में गया था, ये तीसरी आकृति में गया, और ये पांचवी आकृति में आगे इधर जाना था, तो इसको हम रहने देते हैं। अब आगे यहाँ पे ये डेल्टा का साइन देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्रकार यहाँ पर डेल्टा का साइन जो था वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्स का साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक्स का साइन आ गया है। अब बचता क्या है मेरे पास, ये देखिए जी, ये इज इक्वल टू का इधर गया, इसी प्रकार ये बी का इधर जाएगा। ये अब मेरे पास मेरी आकृति शायद पूरी हो गई है, और ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे डेल्टा आएगा इज इक्वल टू बी एक्स और एन। अब ये देख लेते हैं कि ये किससे मेल खाता है। ये ऑप्शन डी से बिल्कुल मेल खाता है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जमा है, माइनस का अर्थ गुना है और जमा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से सही समीकरण उत्तर क्या होगा। तो ये आपका समीकरण है, हम इसको एक बार लिख लेते हैं। 175 गुना 25 माइनस 5 भाग 20 जमा 3 माइनस 10, ये किसके बराबर होगा। अब चलिए इन समीकरणों में, इस समीकरण में इन जो ये ऑपरेटर्स हैं इनको चेंज कर देते हैं। तो उसको चेंज करने के बाद मेरे पास आएगा 175 भाग 25 गुना 5 जमा 20 माइनस 3 गुना 10 किसके बराबर होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए बॉड मास का आप ध्यान रखेंगे, तो उसके अनुसार सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 175 को 25 से डिवाइड करने पर आपके पास 7 आता है, इंटू 5 जमा 20 माइनस 3 इंटू 10। तो इन दोनों को और इन दोनों को करते हैं, 35 20 माइनस 30, इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास 55, और उत्तर आएगा 25, जो कि दूसरा विकल्प है, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पैटर्न को जारी रखने के लिए निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो इस प्रश्न में आपको ये ज्ञात करना है कि यहाँ पे प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी आकृति आएगी। थोड़ा सा नोट है, ये आकृतियां कुछ टेक्निकल एरर के कारण दोबारा आ चुकी हैं, तो इन्हें इग्नोर कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे और ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अगली आकृति में ये देखिए, ये इस आकृति में और ये इस आकृति में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये और ये भी इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए ये दो और ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरचेंज हुए हैं। यानी कि ये पहली आकृति थी आपकी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो इस प्रकार अगर मैं इसको देखूंगी तो ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज होंगे, और ये कुछ इस प्रकार से आएंगे। ये इंटरचेंज हुए, फिर ये इंटरचेंज हुए, और ये इंटरचेंज होके इधर आता है। इसी प्रकार से ये इंटरचेंज होके इधर आएगा। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपके पास एक सेमी सर्कल और यहाँ पर जमा का चिन्ह होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। तभी आपके पास दूसरी आकृति आ रही है यहाँ पर, और इस आकृति में ए नीचे की ओर जाता है
ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। अब इस आकृति में भी वैसा ही है, प्लस इधर, ये इधर और ये इधर, तो इसके अनुसार ये यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा और C यहाँ जाएगा। अब इसको देखते हुए यहाँ पर आएगा आपका 2 और यहाँ पर C और यहाँ पर A। इसको अच्छे से एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जमा, यहाँ पर आपका सेमी सर्कल, यहाँ पर 2, यहाँ पर C और यहाँ पर A है। कुछ इस प्रकार से। अब देखते हैं ये किससे मेल खाता है। हम्म, ये खाता है मेल ऑप्शन C, D से। तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पहली और दूसरी आकृति में ये चेंज हो रहे हैं आपस में, और तीसरी में ये रही चौथी। पहली में ये जाता है, तीसरी और चौथी में ए और 2 आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 चेंज हो रही हैं, तो इसी प्रकार से ऊपर भी ये 2 आपस में बदल जाएंगे। ठीक है। और बाद में आपने पैटर्न्स नोट किए हैं कि इधर देखिए, यहाँ पर ये ऊपर वाली साइड हो रहा है, फिर ये नीचे की साइड ये पैटर्न हो रहा है, फिर ऊपर की साइड ये पैटर्न, फिर नीचे की साइड ये पैटर्न। इसको देखते हुए मेरी फाइनल आकृति कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। यदि माइनस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जमा है, और भाग का अर्थ गुना है तथा जमा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो ये रहा आपका व्यंजक। देखते हैं इसका मान क्या होगा। 15 जमा 9 गुना 4 गुना 5 -3 भाग 1 भाग 2। तो इस प्रश्न को करने से पहले बॉडमास का ध्यान कर लेते हैं एक बार। बॉडमास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर ऑफ यानी कि का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन का हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये है 15 जमा 9 गुना 20 माइनस, और ये है 3 भाग 2। तो इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। 15 गुना 15 जमा 180 -3 भाग 2। तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट नहीं लगाते खुद से। तो ये हो जाएगा 195 -1.5, जो कि आपके पास है। माफ कीजिएगा, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर। इनको तो प्रतिस्थापित मैंने नहीं किया। सो ये पूरा सम पहले प्रतिस्थापित करना है, फिर उसका हल करेंगे हम। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब जमा किस में प्रतिस्थापित हो रहा था, माइनस में, तो ये हो जाएगा 15 -9, और गुना प्रतिस्थापित हो रहा है जमा में, जमा 4 जमा 5, माइनस प्रतिस्थापित हो रहा है भाग में, और भाग हो रहा है गुना में। तो ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ऐसे। अब सबसे पहले बॉडमास को यूज करते हुए ब्रैकेट्स का हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 -9 जमा 9 भाग 3 गुना 2। तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा इनका। 15 भाग 6, 15 भाग 6 नहीं, 1 मिनट, 15 भाग 3 गुना 2। अब बॉड मास के मुताबिक सबसे पहले ये दोनों हल होंगे, तो ये आएगा 5 और ये 2, तो 10 है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये दिया गया समीकरण था आपके पास, समीकरण नहीं, व्यंजक था आपके पास। तो ये व्यंजक आपको दिया गया था। इन सारे चिन्हों को आपस में प्रतिस्थापित करने के बाद आपके पास ये व्यंजक आ जाता है। बॉड मास को यूज करते हुए पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद ब्रैकेट्स को हल करने के बाद पहले भाग किया गया इन्हें, और अंत में गुना किया गया। तो 10 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 11। यह शब्द युगम का व उस शब्द युगम का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युगम में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में जाना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे सीडी कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसी प्रकार कौन सा विकल्प एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, जो सीडी होती है वह कंप्यूटर का एक अभिन्न घटक है, वो यूज की जाती है। सीडी कंप्यूटर के बिना किसी काम की नहीं है। तो पहला शब्द दूसरे शब्द के अभिन्न घटक का वर्णन करता है। इसी प्रकार पिन सुरक्षा का वर्णन नहीं, पिन सुरक्षा मतलब और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पिन को यूज करने के। पेन पेपर नहीं, पेन पेपर के अलावा भी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। इंजन, स्कूटर, पेन के बिना पेपर का इस्तेमाल फिर भी किया जा सकता है, पेंसिल से किया जा सकता है और चीजों से किया जा सकता है, पर इंजन के बिना स्कूटर किसी भी काम का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, क्योंकि इंजन स्कूटर का एक अभिन्न घटक है। स्कूटर किसी काम का नहीं है बिना इंजन के। और ग्रीटिंग जो है वो कार्ड के बिना भी चल सकता है। ग्रीटिंग देने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 12। 6 सहकर्मी जे से लेके जे के एल एम एन ओ दो पंक्तियों में बैठे हैं। पहली पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सामने हैं। आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। एक पंक्ति में प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति के सम्मुख है। एम एल का निकटतम पड़ोसी है। जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठा। ओ एन ओ जो एन का निकटतम पड़ोसी है, जे के विकर्ण विपरीत बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एम के ठीक सामने बैठा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 6 लोग हैं। ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। अब आ, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एम एल का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पे पहले तो जे के एल यहाँ पर आएंगे, एम एन ओ यहाँ पर आएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले ऐसी कोई चीज ढूंढते हैं जो कि अकेले किसी एक के बैठने को बताती है। पहले उसने बोल दिया एम एल का निकटतम पड़ोसी है। तो एम एल का निकटतम पड़ोसी है। चलिए ओके। आगे जे एल के, फिर एम इसमें होगा। अगर एम एल का निकटतम पड़ोसी है तो एम इधर आना चाहिए। एक मिनट, इसको रहने देते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। अब जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जे एल के बाएं से यहाँ पर आपका दायां होता है और यहाँ पर आपका बायां होता है। अब दिया हुआ है जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एल यहाँ पर है और जे जो है वो यहाँ से आ जाएगा। जे एल के बाएं से दूसरे स्थान पे, और एन पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, तो एन बीच में आ जाएगा। अब ऊपर है या नीचे वो देखने की बात है। ओ जो कि एन का निकटतम पड़ोसी है, जे के विकर्णित विपरीत बैठा है। यानी कि उसने दिया है ओ जो कि एन का निकटतम पड़ोसी है, जे के विकर्णित विपरीत बैठा है, मतलब ओ यहाँ पर बैठा हुआ है और एन हो गया यहाँ पर। एन यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे एम एल का निकटतम पड़ोसी है, तो एम यहाँ पर हो गया और बचते आपके पास के है, के यहाँ पर बैठ जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एम के सामने बैठा है? एम के सामने बैठा है एन, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं और कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निश्चय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कों तर्कों कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये आपके दो कथन हैं और ये आपके दो निष्कर्ष हैं। तो कथनों को देखते हुए पहला कथन आपको कहता है, वेन आरेख का प्रयोग करेंगे हम इस प्रश्न में भी, वेन डायग्राम का। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। और कोई खिड़की अलमारी नहीं है। कोई भी खिड़की अलमारी, यहाँ पे अलमारी बना देते हैं या इधर बना देते हैं।
कोई खिड़की अलमारी नहीं है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। पहला निष्कर्ष आपको कहता है कोई अलमारी दरवाजा नहीं है। देखिए, अलमारी और दरवाजे में कोई भी हमें स्पष्ट रूप से संबंध नहीं दिया गया, तो इन दोनों के बीच में ये एक संभावना हो सकती है, पर हम इसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं। दूसरा, कुछ दरवाजे निश्चित रूप से अलमारी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ दरवाजे तो ऐसे हैं जो कि पक्का अलमारी नहीं है, क्योंकि कोई खिड़की अलमारी नहीं है और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो इसका मतलब ये वाले दरवाजे तो हैं जो कि अलमारी नहीं। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो पहला कथन, कुछ कॉपियां तकिए हैं। कुछ कॉपियां जो हैं वो तकिए हैं। कुछ तकिए लैपटॉप है और कुछ लैपटॉप जो है वो पेन है। ये कुछ इस तरीके का आरेख बनेगा। पहला निष्कर्ष, कुछ कॉपियां लैपटॉप है, ये असत्य है। कॉपियां और लैपटॉप के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया, इसलिए केवल संभव हो सकता है, पूर्णतः सत्य नहीं। दूसरा, कुछ तकिए पेन है, ये भी गलत। कुछ तकिए पेन, देखिए तकिए और पेन के बीच में भी हमें कोई संबंध नहीं दिया गया। तकिए और लैपटॉप, तकिए और कॉपी के बीच में हमें संबंध दिया गया है, तो हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं। तीसरा, कुछ पेन जो है वो लैपटॉप है, बिल्कुल ये देखिए ये पेन लैपटॉप है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये सही है। कुछ पेन जो है वो तकिए हैं, देखिए पेन और तकिए फिर से विवाद, इन दोनों में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। इसको देखते हुए केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 15। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली दूसरी से और तीसरी चौथी संख्या से संबंधित है। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है जो रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है और वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आपने प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आ रहा है उसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है आपके पास 14 और 21, यहाँ पर है 12 और 18, 50 और प्रश्न चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, 7 दूनी 14 और ये है 7 तिया 21। ऐसे ही ये है 6 दूनी 12 और 6 तिया 21। ये है 25 दूनी 50 और यहाँ पर आएगा 25 तिया 75। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए ए को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए को कौन से चिन्ह जो है, कौन सा विकल्प जो है वो पूर्णतः प्रतिस्थापित करेगा। चलिए देखते हैं, एक एक ऑप्शन को हम डाल के चेक करेंगे कि हमारा कौन सा उत्तर सही बन रहा है। अब जब मैंने ए ऑप्शन को ट्राई किया तो चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद मेरे पास आता है 48 माइनस 12 जमा 24 गुना 3, ये बराबर आना चाहिए 8 भाग 5 जमा 4 के। तो इसके मुताबिक बॉड मास का ही ध्यान रखेंगे हम। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले ये इधर भाग और यहाँ पर गुना होगा। 48 माइनस 12 जमा 100, ये 72 आएगा, सॉरी नॉट 100, और ये आ जाएगा आपके पास 1.6 जमा 4। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 12 5.6, 108 5.6 के बराबर नहीं है, तो पहला विकल्प मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा बी
अब चिन्हों को बदलने के बाद ये आएगा 48 जमा 12 माइनस 24 भाग 3 गुना 8, ये बराबर आना चाहिए 5 जमा 4 के। और सी विकल्प में चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद 48 - 12 जमा 24 भाग 3, ये 8 गुना 5 जमा 4 के बराबर। तो सबसे पहले इनको भाग करते हैं आपस में, और ये आ जाएगा 48 - 12 माइनस 8 गुना 8। ये 9 के बराबर आना चाहिए, 48 - 12 माइनस 64। और ये 9 के बराबर आना चाहिए, यहाँ 60 - 64 यानी कि -4, जो कि 9 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन की ओर इन दोनों को करेंगे भाग। 48 - 12 जमा 8 बराबर 40 - 4, और इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास 52 माइनस ये यहाँ पे 40 और यहाँ पर 44, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपका, एक मिनट, माफ कीजिए, ये 6 आएगा, तो ये 44 ही आता है। तो ये ठीक है आपका। ये आया 56 - 12 और ये 44, यहाँ पर भी 44, यहाँ पर भी 44। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए डी भी आखिरी है, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं। अब इसमें चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद आपके पास आएगा 48 - 12 जमा 24 भाग 3 गुना 8, ये बराबर आना चाहिए 5 जमा 4 के। तो इन दोनों को आपस में गुना करने के बाद आपके पास आएगा 8। 48 - 12 जमा 64, 112 माइनस 12 यानी कि 100, ये 9 के बराबर नहीं है। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। 7 मित्र मायशा, मायरा, हीर, टिया, यश, सिया, आरव एक समूह में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सिया अपने मित्रों में तीसरी सबसे लंबी है। ऐसा करते हैं, पहले एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दिया गया है, सबसे पहले सिया अपने मित्रों में तीसरी सबसे लंबी है, तो सिया यहाँ पर आएगी। आगे मायशा मित्रों में तीसरी सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी मायशा, तीसरी सबसे छोटी यानी कि मायशा यहाँ पर है। आरव यश और सिया से लंबा है, तो आरव, देखिए यश और सिया से यहाँ पे दो ही इंसान की जगह है, तो इसका मतलब यश यहाँ पर भी आ सकता है। एक मिनट, इसको एक सेकंड के लिए हम रख लेते हैं। हीर और टिया मायरा से छोटी है। आगे आरव समूह में सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आरव सबसे लंबा नहीं है, मतलब आरव यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, ये पक्का है। और आपको दिया हुआ है कि आरव समूह में सबसे लंबा, आरव यश और सिया से लंबा है, तो सिया से भी लंबा है, तो आरव तो पक्का यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आरव हो गया, यश से भी लंबा है और सिया से भी लंबा है। आगे ही टिया और मायरा से छोटी है। यहाँ पर यश जो है, बोल, इससे देखिए आरव यश और सिया से लंबा है, तो यश या तो यहाँ पर आ सकता है, या यहाँ पर आ सकता है, या यश यहाँ पर आ सकता है। और आपको दिया हो हीर और टिया, टिया मायरा से छोटे हैं, तो मतलब अगर मायरा यहाँ पर आती है तो हीर और टिया यहाँ पर आ सकते हैं, या इन दोनों जगहों में से कहीं पर भी। मतलब यश, हीर और टिया इन तीनों जगह रिजर्व हो चुकी हैं, ये वाली हमें नहीं पता कौन कहाँ पर बैठा है, पर ये 3 जगहों पर ये 3 बंदे ही बैठे हुए हैं। बचता कौन है? मायरा। मायरा यहाँ पर बैठी होगी पक्का, तभी जो है कि देखो अगर हीर और टिया यहाँ पर भी आ जाते तो यश यहाँ पर आ जाएगा, तो मायरा के लिए एक ही जगह बचती है, वो है ये वाली। इसका मतलब सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा मायरा है। सबसे लंबी जो है
वो मायरा है। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 18। सोनू का जन्म 15 जून 1992 को हुआ था। उसका जन्म सप्ताह के किस दिन में हुआ था? ऐसे प्रश्न एक आता है, पक्का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए एक चीज को, अगर वर्ष 100 है तो उसमें कितने विश्व दिन होते हैं? 5। अगर 200 के मल्टीपल्स में है, या 300 के, या 400 के, तो इसमें 3 होते हैं, इसमें एक होता है, और इसमें कोई भी विश्व दिन नहीं है। तो देखिए, अब सोनू का जन्म 15 जून 1992 को हुआ था, तो अगर मैं 1991 तक की बात करूं, उसमें 1991 को कैसे लिख सकते हैं? 1600, इधर लिख लेते हैं 1600, 300 प्लस 91। तो इसमें कितने दिन विषम दिन हो गए? ये 4 × 400 है ना, और ये 300 हो गए, और ये 91। तो इसमें कोई विषम दिन नहीं है, और इसमें एक विषम दिन है साधारण में। और 91 की अगर मैं बात करूं, 91 वर्ष में 91 को अगर मैंने 4 से भाग किया है, तो मेरे पास आता है 22, है ना। यानी कि इसमें 22 लीप वर्ष होंगे, और 91 - 22 यानी कि मेरे पास 69 साधारण वर्ष होंगे। अब लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा 22 × 2 जमा 69 × 1, मतलब 113 विषम दिन। अब 113 विषम दिन में अगर मुझे इसके दोबारा से विषम दिन निकालने हैं, तो 113 को अगर मैंने 7 से, विषम दिन मतलब सप्ताह पूरा हो जाता है ना, जो विषम दिन होते हैं वो सप्ताह के पूरा होने के बाद जो दिन बचते हैं, तो इसको 7 से भाग कर अगर मैंने किया, तो 1 7 43, ये 6 पे जाएगा, 42 1, तो एक विषम दिन आता है इसका, ये बराबर है एक विषम दिन के। तो यहाँ पर कितना हो गया अब? ये टोटल हो गया आपके पास, अगर मैं इसको दोबारा से देखती हूँ, तो 1991 में 1600, और 300, और कितने थे वो? 91। तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे थे आपके पास एक विषम दिन, और यहाँ पर भी एक, यानी कि 2 विषम दिन। यहाँ तक हो गया। अब 1 जनवरी 1992 से 15 जून 1992 तक कितने दिन होते हैं? 31 दिन जनवरी के, 29 फरवरी के, क्योंकि वो लीप ईयर है, 1992 एक लीप ईयर है, तो 29 दिन फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के, और 15 जून तक के दिन, ये आपके टोटल हो जाएंगे 167 दिन। तो यहाँ पर विषम दिन कितने होंगे? 2, 14, 27, 3 और 6, ये हो जाएंगे आपके पास 6 विषम दिन। और ऊपर कितने दिन विषम दिन आए थे हमारे पास? ये 2 विषम दिन। तो कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे? कुल विषम दिन 15 जून 1992 तक, ये रहेंगे 2 + 6 यानी कि 8। अब वही 8 का मतलब, इसको अगर मैं 7 से भाग करूंगी तो एक विषम दिन आएगा। ठीक है। अब एक विषम दिन, सप्ताह पहला पहला दिन किसका होता है? पहला विषम दिन होता है आपका सोमवार।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार सही व्यवस्था दर्शाता है। तो आपको ये ज्ञात है कि अंग्रेजी शब्दकोश में ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स या नंबर जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं, अल्फाबेट्स इस क्रम में रहते हैं ए से लेके जेड तक। अब अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले सब में एल आ रहा है, वो कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया। अच्छा, आर ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एन, एन और पी। तो सबसे पहले जो आता है वो एन होता है, एम एन पी क्यू आर, सो एन आता है। अब यहाँ पर एन के बाद जी है, यहाँ पर एन के बाद टी है, और यहाँ पर भी जी है, पर यहाँ पे जी के बाद यू है, और यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर एस है। तो डी पहले आता है, इसका मतलब सबसे पहला शब्द होगा नंबर 4, दैट इज लैंग्वेज। उसके बाद आएगा नंबर 1 जो कि है लैंग्वेज। दोनों की जगह हो गई हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये एन बचता है नंबर 3, लैंट्रिन। ओके, अब पी 5वां नंबर, लैप्स। अंत में मेरे पास है नंबर 2, लाट। तो 4 1 3 5 2 डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 20, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी तीसरी से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों में है, उसी का उपयोग करते हुए 16 किससे संबंधित है ये अपने ज्ञात करना है। तो 9 और 84, 25 और 630, 16 किससे संबंधित है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं 9 का स्क्वायर करती हूँ और उसके बाद 9 का रूट करती हूँ, मेरे पास आएगा 81 जमा 3 यानी कि 84। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैंने 25 का स्क्वायर किया, उसमें जमा किया 25 का रूट, यानी कि 625 जमा 5, 630। इस प्रकार मेरा तर्क कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पहली संख्या का स्क्वायर जमा पहली संख्या का रूट, ये आपको दूसरी संख्या देगा। ठीक है, तो चलिए इसके मुताबिक यहाँ पर 16 और 16 का स्क्वायर जमा रूट ऑफ 16, 16 का स्क्वायर होता है 256 यानी कि 260। तो ये है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर अगेन थोड़ा सा यहाँ पर एरर है टेक्निकल, ये आकृतियों को आप इग्नोर कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल खाली है, ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये भरा हुआ है। इसको देखते हुए जो अगली आकृति बनेगी उसके बीच का जो ट्रायंगल होगा, बीच में आएगा, वो खाली होगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। अच्छा, अब जो आपके ये डॉट है ये किस प्रकार मूव कर रही है, 1 2 यहाँ पर आ गई, क्लियर कर देते हैं। 1 2, तो ये इधर आ जाती है, 1 2 3, फिर ये इधर आ गई है यहाँ पर, और 1 2 3 4, अब देखिए यहाँ पर आ गई है। अब 1 2 3 4 और 5, तो यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगी, और बीच में आपके पास एक खाली ट्रायंगल था। तो ये है आपकी सही आकृति, और ये मेल खाती है पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथे विकल्प से। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 22, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉर्म को इस प्रकार लिखा जाता है, ट्रेंड को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे हम इस प्रश्न में भी, तो उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा इसको करते वक्त। प्लीज रेफर दैट टेबल। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास स्टॉर्म, STORM, और दूसरा शब्द आपके पास है ट्रेंड। चलिए, इनकी पहले स्थानांक लिख लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। अब एस का स्थानांक 19 होता है, 20, 15, 18 और 13। इसी प्रकार यहाँ पर 20, 18, 5, 14 और 4। अब यहाँ पर है 12, 6, 9, 4। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 12, क्योंकि नंबर्स की बात आ गई तो अब स्थानांक का ही कुछ होगा इसमें रिलेशन। अब यहाँ पर अगर इसका स्थानांक 1 और 9 को मैं जमा कर देती हूँ, जो कि मेरे पास 10 आता है, और 1 और 0 को मैं अगर जमा करती हूँ तो मेरे पास 1 आता है। अब इसमें 2 और 0 को जमा करने पर मेरे पास 2 आता है, तो उसको हम सिंगल डिजिट है तो हम 2 ही लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 5 को जमा करने पर मेरे पास 6 आ रहा है, सिंगल डिजिट 6। यहाँ पर 1 और 8 को जमा करने पर 9 आता है, तो सिंगल डिजिट 9। और यहाँ पर 1 और 4 को जमा करने पर मेरे पास 5 आता है, तो सिंगल डिजिट 5। तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 6, 9 और 5, ये बन गया आपका पहला। माफ कीजिए, 1 और 3 था यहाँ पे, तो ये 4, ये भी 4, और यहाँ पर भी 4, ऐसे। तो इसी प्रकार चलिए ट्रेंड का भी देखते हैं। यहाँ पर है 2 जमा 0, 1 जमा 8, 5 अकेला, 1 जमा 4 और 4। तो ये मुझे देगा 2, 9, 5, 4 और 4। तो 2, 9, 5, माफ कीजिए, यहाँ पे 5 आएगा। 2, 9, 5, 5, 4, ये मेरा दूसरा कोड हो गया। अब इसी प्रकार वाटर कैसे है? वाटर, WATER। तो W का स्थानांक है 23, 1, 20, 5 और 18। तो 2 और 3, ये मुझे 5 देगा। 1 का 1, 2 और 0, 2, 5, 9, 5, 1, 2, 5, 9, 5, 1, 2, 5, 9। ये है आपका दूसरा विकल्प। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। वह समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। नोट कीजिए, संक्रियाएं संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 13 पर पूर्ण संक्रियाएं होंगी, जैसे कि कोई भी जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि। आप उसको 1 और 3 में तोड़कर उन पर कोई भी गणितीय संचालन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर दो समूह समूह हमें दिए हुए हैं, 4, 8 और 35, 3, 5 और 23। अब इनका अध्ययन करने के बाद देखिए, अगर मैं इन दोनों को जमा कर देती हूँ तो मेरे पास 12 आता है। 12 में अगर मैंने 3 से गुना और 1 से घटा दिया तो मेरे पास 36 माइनस 1 यानी कि 35 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर मैंने 3 और 5 को जमा कर दिया तो मेरे पास 8 आया। अगर मैंने उसको 3 से गुना करके 1 माइनस किया तो मेरे पास 23 आ गया। तो मेरा तर्क स्थापित हो गया। तर्क कुछ इस प्रकार है। पहली संख्या जमा दूसरी संख्या, उसको जमा करने के बाद 3 से गुना करके -1 करेंगे तो मेरे पास तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी।
तो ये इसका तर्क है। चलिए उसी का अनुसरण करते हुए सारी ऑप्शंस को हल कर लेते हैं। 5, 11 और 46, 6, 14 और 59। अब इन दोनों को जब मैं जमा करूंगी तो मेरे पास 16, 16 गुना 3 माइनस 1, 48 और ये 47, जो कि 46 नहीं है। और 6 जमा 14 बराबर 20 गुना 3 माइनस 1, 60 माइनस 1 ही मुझे 59 देता है, जो कि तीसरी संख्या है। तो बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। चलिए सी और डी को भी देख लेते हैं एक बार। तो सी में 7, 17 और 75, 10, 34 और 130। तो 7 जमा 17 गुना 3 माइनस 1, 24 और ये रहेगा 72, जो कि 75 नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। आगे है 10 जमा 34 गुना 3 माइनस 1, 44 और 132, 131, जो कि 139 नहीं है। तो सी और डी दोनों गलत उत्तर हो गए आपके। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। यदि एफ बराबर है सी के, सी बी से छोटा है और ए के बराबर है, और आपको दिया हुआ डी सी से छोटा है, जो कि ए के बराबर है, जो कि ई से छोटा है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला, ए ई से बड़ा है। यहाँ देखिए ए ई से छोटा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ए बी से छोटा है, अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। यहाँ पे देखिए ए सी के बराबर है और सी जो है वो बी से छोटा है, तो इसका मतलब ए भी बी से छोटा है। ये सही है। आगे ई और डी, ई यहाँ पर है, देखिए डी सी से छोटा है और सी ई से छोटा है, तो डी ई से छोटा है, ये भी सही हो गया। आगे ए एफ के बराबर है, देखिए ए सी के बराबर है ना, और सी एफ के बराबर है, तो ये भी ठीक हो गया। तो असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है? ए, ऑप्शन ए गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 25। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों में भी है। इसी प्रकार इन दोनों में भी रिलेशन है, तो उसके ध्यान रखते हुए आपने ये ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। 124, 4, 217, 7 और 9। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं 4 में 31 को गुना करती हूँ तो मेरे पास 124 आता है, पहली संख्या। ऐसे ही 7 में अगर मैं 31 को गुना करती हूँ तो मेरे पास 217 आता है, पहली संख्या। तो इसी प्रकार अगर मैं 9 को 31 से गुना करती हूँ तो मेरे पास आता है 279, यानी कि यहाँ पर 279 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 26, ये के कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए सबसे पहले ये आपको 3 कथन दिए गए हैं। वेन आरेख का प्रयोग करते हुए इनको हम लिख लेते हैं। कुछ ट्राउजर पैंट है, कुछ ट्राउजर पैंट, सभी पैंट जीन्स हैं। और सभी जीन्स कोट हैं।
आगे आपको दिए हो गए 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष आपको कहता है सभी पैंट कोट है। ये बिल्कुल सत्य है। सभी पैंट जो है वो कोट है, क्योंकि ये देखिए ये सभी पैंट जीन्स है और सभी जीन्स कोट है, तो सभी पैंट जो है वो कोट रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, कम से कम कुछ ट्राउजर जीन्स है। बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि ये वाले जो ट्राउजर है ये पैंट और सारी की सारी पैंट्स जो है वो जीन्स है, तो इसका मतलब दोनों ही सही है। दूसरा निष्कर्ष भी सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 27। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर 28, यहाँ पर 39, 61, 94, 138 और प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ से यहाँ जमा 11 हो रहा है, यहाँ जमा 22, 33, 44 और यहाँ पर आके आएगा जमा 55। 138 में जब मैंने 55 को जमा किया तो मेरे पास आता है 193, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। बिंदु ए बिंदु बी के उत्तर में 35 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, यहाँ पर दिशाओं की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न के एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर और दक्षिण, और यहाँ पर आपका पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम। चलिए, बिंदु ए बिंदु बी के उत्तर में 35 मीटर की दूरी पर है। तो उत्तर में यानी कि बिंदु ए यहाँ पर है तो बिंदु बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में 35 मीटर की दूरी है। बिंदु सी बिंदु बी के पश्चिम में 28 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सी। डी बिंदु सी के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर 25 मीटर और यहाँ पर है बिंदु डी। आगे आपको दिया बिंदु ई बिंदु डी के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर 14 मीटर और यहाँ पर बिंदु ई आ गया। आगे बिंदु एफ बिंदु ई के उत्तर में 40 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ बिंदु ई के उत्तर में 40, तो ये कुछ यहाँ पर होगा। बिंदु एफ बिंदु ई के उत्तर में 40 मीटर की दूरी पर है। अब प्रश्न है बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है। तो एफ यहाँ पर था और बिंदु बी यहाँ पर एफ था, बिंदु बी इधर है यहाँ पर, तो इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा है। तो बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी जो है दक्षिण पूर्व में है या पूर्व दक्षिण में है। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स, आपको एक क्विक सा रिमाइंडर, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर और भी मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29, एक पासे की भिन्न भिन्न फलकों पर 1 2 3 4 5 6 अंकित है। नीचे एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 3 फिगर्स नजर आ रहे हैं। आपको ये ज्ञात करना है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 3 फिगर्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, 2 का विपरीत पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए पासों के उभयनिष्ठ पृष्ठ की तुलना करनी पड़ेगी। अब पृष्ठ 2 सभी पासों में समान है, देखिए है, सभी पासों में पृष्ठ 2 है, लेकिन पहले और तीसरे पासे में केवल पृष्ठ 2 ही समान है ना, बाकी और कुछ भी समान नहीं है। इसलिए जो सतह इन पासों में नहीं दिखाई दे रही वही 2 के विपरीत होगी।
जैसे यहाँ पर पांच, यहाँ दोनों को अगर मैं देख लूं कि कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, जो इन दोनों में है वो है चार। तो चार इस दोनों में ही दिखाई नहीं दे रहा है, इसके कारण चार ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि दो के विपरीत चार होगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 30। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जमा है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसका क्या कीजिए। तो यहाँ पर है 34 बी, 4 डी, 16 सी, 30 ए, 2 किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, इनको हम अगर दिए गए जो भी आपके ये अल्फाबेट्स हैं इनको चेंज कर देते हैं ऑपरेटर्स के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 34 गुना 4 माइनस 16 जमा 30 भाग 2 किसके बराबर होगा। अब इस प्रश्न को करने के लिए बॉडमास का ध्यान रखते हुए बॉडमास के अनुसार ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन होगी। तो सबसे पहले इन दोनों को जब मैं भाग करती हूँ, मेरे पास आएगा 34 गुना 4 माइनस 16 जमा 15। इन दोनों को आपस में गुना करने पर मेरे पास आता है 136 माइनस 16 जमा 15। इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास आएगा 151 में से 16 माइनस करती हूँ तो 135, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 135। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 31। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर आपको दी गई श्रृंखला कुछ इस प्रकार है: 39, 51, 75, 111 और फिर प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में 12 का फर्क है, इन दोनों में 24, 36। तो आपको नहीं लग रहा ये 12 का टेबल चल रहा है? 12 एकम, 12 दूनी, 12 तीन और 12 चौका, यानी कि यहाँ पर क्या जमा होगा? 48 जमा होगा 111 में, जो कि आपको देगा 159, जिसको देखते हुए बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 32। ए का अर्थ भाग है, बी का गुना, सी का माइनस और डी का जमा। अभी हम इसके साथ का क्वेश्चन करके आए हैं तो ये काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे दिया गया समीकरण व्यंजक व्यंजक लिख लेते हैं, जो कि है 60 डी 4 बी 330 ए 3 सी 100 किसके बराबर होगा। तो ये आपको देगा 60 जमा 4 और गुना 330 भाग 3 माइनस 100। तो बॉडमास को ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगा, सबसे पहले दोनों भाग होंगे जो कि है 60 जमा 4 गुना 110 माइनस 100। अब इन दोनों को गुना करूंगी मैं आपस में, तो मेरे पास आएगा 60 जमा 440 माइनस 100, और ये 500 और ये 400, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। 8 मित्र जैक, कैन, लिली, डेव, मिनी, नैन्सी, ओम और पॉली एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, जिनमें से 4 मेजों के कोने पर बैठे हैं और अन्य 4 प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब कुछ दिया हुआ है ना, तो जैक लाइक ये सारी कि वो कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इनको हम पहले एक एक पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले वो एक वर्गाकार, 8 लोग हैं तो एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं इस प्रकार से। अब उसने बोला है कि 4 मेज के कोनों पर बैठे हैं और अन्य 4 प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सभी का मुख आपका केंद्र की ओर है इस प्रकार से। और ना तो जैक ना ही ओम मिनी के निकटतम पड़ोसी हैं।
इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इनको मतलब यहाँ से हमें कोई भी स्पष्ट नहीं मिल रहा कि कौन कैसे बैठा है। आगे आपको दिया हुआ है कि लिली ओम के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, नैन्सी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी है, ओम जैक के दाएं से दूसरे स्थान पर है और जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, मिनी एक भुजा के मध्य में बैठी है, केन और मिनी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, पोली ओम की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिया है ना ही जैक ना ही ओम मिनी के निकटतम है और लिली ओम के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी हुई है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जैक से शुरू करते हैं। जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो चलिए जैक को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। अब इसके मुकाबले हम बाकी सबको भी बिठाएंगे। तो यहाँ पर आपका जैक बैठा है। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर ओम जैक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ओम बैठा है यहाँ पर। इसके मुताबिक ओम यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि लिली ओम के बाएं से चौथे स्थान पर बैठी हुई है, तो लिली यहाँ पर बैठी हुई है इसके मुताबिक। आगे आपको दिया हुआ है ना तो जैक ना ही ओम मिनी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर आपकी मिनी नहीं बैठी हो सकती है। और आपको दिया हुआ है ना तो जैक ना ही ओम मिनी के निकटतम पड़ोसी हैं, लिली ओम के बाएं से चौथे स्थान पर है, ये भी हो चुका है, इसको काट देते हैं फिर आसान हो जाएगा। नैन्सी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठी, तो नैन्सी ऑफ कोर्स यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी हो गया। अब ओम जैक के बाएं से दूसरे स्थान पे, ये भी हो गया। जैक किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, मिनी एक भुजा के मध्य में बैठी है। और भी मिनी के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया था जी, ना तो जैक ना ही ओम मिनी के निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब मिनी यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये भी हो गया और ये भी हो चुका है। केन और मिनी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, तो केन जो है वो यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। पॉली ओम की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पॉली यहाँ पर बैठी हुई है। पॉली यहाँ पर है और यहाँ पर हमने दूसरा सोचा था कि कैन कैन यहाँ पर बैठ जाएगा और एक ही व्यक्ति बचता है जो कि है देव, वो आ जाएगा इधर। अब प्रश्न क्या है, जैक के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? जैक के दाएं से चौथे स्थान पर है नैन्सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 30। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ध्यान से देखिए, एक वर्गाकार आकृति है, उसके बीच में ऐसी लाइंस लगी हुई हैं। अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पर ये मुझे कहीं नहीं दिख रही, यहाँ पर है सी में। एक मिनट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 3 और ये 3 और ये 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये आकृति मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर भी दोनों जगह पर नजर आ रही है। यहाँ पर लाइंस कम है तो ये नहीं है। एक मिनट जूम करके इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर लाइंस है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में ही ये नजर आ रही हैं, पर हमें एक ही जवाब जो है इसका एक ही विकल्प रहेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सर्कल के बीच में आ रहा है, तो सर्कल के बीच में कुछ पोर्शन उन्होंने शेड किया है और अगर मैं इस पूरी की पूरी आकृति की बात करूं तो ये एक बेहतर मैच होगा इसके मुकाबले। जिसको देखते हुए अगर एक ही ऑप्शन चुनना है इन दोनों में से, तो मैं दूसरा विकल्प चुनूंगी। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 35 अगला है। आपको इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं उसका ज्ञात करना है। चलिए, ये है पहला, आसान है, 2 3 और ये पूरा का पूरा जो बड़ा है
ये चौथा, और ये 5, और ये 6, और ये 7, ये 8, ये 9, और ये जो बड़ा वाला है ये 10वां। तो कुल इसमें 10 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 36। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मेघा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो लड़का मेघा से किस प्रकार से संबंधित है? इस प्रश्न को करने के लिए हम वंश आरेख का प्रयोग करेंगे, जिसमें कुछ सिंबल्स इस प्रकार से यूज किए जाते हैं कि एक सर्कल महिला को, एक वर्गाकार यानी कि एक स्क्वायर एक पुरुष को, दो ऐसी लाइनें विवाहित जोड़े को, सिंगल लाइन भाई बहन को, और ऐसी लाइन अगली पीढ़ी को दर्शाती है। अब उसने बोला, लड़की ने लड़के की ओर इशारा करते हुए मेघा ने बोला कि वो लड़का मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो दादाजी यहाँ पर हो गए मेघा के दादाजी, और उनकी इकलौती संतान, तो उनका इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो वह, यानी कि इसकी बात हो रही है, मेरे दादाजी में एक लड़के की इशारा करते हुए मेघा ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो यानी कि वो लड़का उसके दादाजी है, ये मेघा के भी दादाजी हैं, और वो लड़का उनका पुत्र है। तो यहाँ पर उनकी इकलौती संतान एक मिनट, ये ऐसे बनेंगे, मेघा यहाँ पर आ जाएगी। तो अब प्रश्न क्या था, लड़का मेघा से किस प्रकार से संबंधित है? लड़का मेघा का भाई है। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। आपको उस भिन्न वाले का ज्ञात करना है। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम अपनी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। एक बार बना लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए इसको देखना पड़ेगा। तो ये आपका अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल है। और Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो सबसे पहले आपका A T V G E, और V है HJSQ। तो यहाँ पर आप देखिए T और G जो है ये ऑपोजिट है, और इसी प्रकार V और E भी आप देखेंगे ऑपोजिट है। अब आगे आपके पास H और S ऑपोजिट हैं, और J और Q भी ऑपोजिट है। ये देखिए, और RTIG PRKJ। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो R और I भी ऑपोजिट है, और T और G भी ऑपोजिट है, और P और K ये ऑपोजिट हैं, पर R और J ये ऑपोजिट नहीं है। इनको ध्यान से देखिए, R और J ऑपोजिट नहीं है, J के ऑपोजिट जो है वो Q है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो भिन्न है, ऑड वन आउट है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। E+F का मतलब, E F का पिता है,
ई माइनस एफ का मतलब ई एफ की बहन है, ई गुना एफ का मतलब ई एफ का भाई है, और ई भाग एफ का मतलब ई एफ का पुत्र है। तो बी माइनस सी जमा जेड गुना जी जमा क्यू, तो सी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। अब यहाँ पर इसको देखते हुए होता है कि बी सी की बहन है, सी जो है वो जेड का पिता है, जेड जी का भाई है, और जी क्यू का पिता है। अब इसका भी वंश आरेख जिसका हमने अभी बात करी है पिछले ही क्वेश्चन में, उससे बना लेते हैं एक वंश टेबल, एक वंश ग्राफ। तो बी सी की बहन है, बी बहन है सी की, सी जेड का पिता है, यानी कि सी मेल है, जेड जी का भाई है, और जी क्यू का पिता है। इस प्रकार से तो ये आपका वंश आरेख बन गया है। अब प्रश्न क्या है यहाँ पर कि सी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। तो सी क्या है, सी क्यू का दादा है। यहाँ पे देखिए 2 पीढ़ियों का फर्क है, तो इसका मतलब सी क्यू का दादा है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, शालिनी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गाड़ी चलाती है, फिर पूर्व दिशा की ओर मोड़ती है। 12 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, इसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मोड़ती है, और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। शालिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। चलिए, वैसे तो आपको इसको मतलब लिखने की, एक ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पूछा है कि शालिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो आप इसको सिंपली जमा कर सकते हैं। पहले उसने 5 किलोमीटर चला, फिर उसने 12 किलोमीटर चला, फिर उसने 4, फिर उसने 5, और कितना हो जाएगा ये, 5 जमा 12 जमा 4 जमा 5, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 26 किलोमीटर। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन ए वैसे ही आंसर आ गया। आपको इसको दिशाओं में मोड़ने की, इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दिशाओं में क्या रहता है, यहाँ पर आपको मालूम है कि उत्तर दिशा होती है, यहाँ पर दक्षिण होती है, इधर पूर्व और पश्चिम होती है। करने के लिए, क्योंकि मैं समझा रही हूँ तो अभी मैं एक बार बता भी देती हूँ। अदरवाइज पेपर में क्योंकि उसने पूछा कि कुल दूरी कितनी है, तो आप सिंपली ए आंसर दे देंगे। आप सारी दूरियों को आपस में जोड़ देंगे। अब पहले उसने बोला शालिनी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो 5 किलोमीटर वो उत्तर की ओर चली, यहाँ पर पहुंची। फिर वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर फिर चलती है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। शालिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो वो कुछ इस प्रकार से चली है, 5 जमा 12 जमा 4 जमा 5। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले एक एक ऑप्शन को डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा SFHKB, SFHKB, SFBKH, SFHKB। तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया, पैटर्न नहीं बन रहा यहाँ पर। अब दूसरे में देखते हैं, SFHKB, SFHHB, SFKKB, HKB। यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तीसरे विकल्प में देखते हैं, SFHKB, 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 SFHKB। यहाँ पर एक क्लियर पैटर्न बन रहा है, तो ये मेरा उत्तर है। चलिए डी को भी एक बार देख लेते हैं, SFHKB, SFHKB,
KB, SFH, KK, SFH, KB। यहाँ पर भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो क्लियरली सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 41। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो एक एक ऑप्शन फिल करके देखें। चलिए, पिछले जैसे ही क्वेश्चन है जो अभी करके आए हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये बनेगा BTVG, BTVG, BTVG और वही। तो यहाँ पर क्लियर पैटर्न बन रहा है। आगे है आपके पास BTVG, GTVG, BTVG और BGVG। तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आगे आपके पास BGVT, BTVG, BTVG और BGVG। कोई पैटर्न नहीं बन रहा। फिर से यहाँ पर BTVG, BTVG, BTGG और BBVG। अगेन कोई पैटर्न नहीं बन रहा। ऑप्शन ए में मेरे पास एक क्लियर पैटर्न बन रहा था, जिसके कारण पहला ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 42। तो सेम क्वेश्चन है, बस अलग, मतलब पैटर्न वही है, पूछा वही गया है, नया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से वही करेंगे, सारी ऑप्शंस को एक एक करके हम इसमें डालेंगे और देखेंगे पैटर्न कहाँ पर बन रहा है। तो सबसे पहले बनेगा BDNCM, BNDCM, BNDCM, BNDCM। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा। पैटर्न ये दिख रही है यहाँ पे खराब हो गया, तो पैटर्न नहीं बन रहा यहाँ पे। दूसरा है BNDCM, BNDCM, BNCDM, BNDCM। पैटर्न फिर खराब हो गया, नहीं बन रहा। आगे है आपके पास BNDCM, BNDCM, BNDCM और BNDCM। क्लियर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। आगे आखिरी में देखते हैं BNDCM, BNDCM, BNCDM और NBDCM। पैटर्न यहाँ पर भी नहीं बन रहा। सी में एक क्लियर पैटर्न बन रहा था, जिसके कारण ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 43। यहाँ पर जमा का अर्थ माइनस है, माइनस का गुना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। जमा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जमा है। तो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर है 62 भाग 12 गुना 3 माइनस 8 जमा 5 किसके बराबर है? तो सबसे पहले तो हमने प्रतिस्थापित कर देते हैं इन चिन्हों को, जैसे हमें दिया हुआ है। ये बन जाएगा 62 जमा 12 भाग 3 गुना 8 माइनस 5 किसके बराबर है? बॉड मास को यूज करते हुए ये सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 62 जमा 4 गुना 8 माइनस 5, 62 जमा 32 माइनस 5, इन दोनों को जमा करने पर 94 और अंत में उत्तर मेरे पास आएगा 89। यानी कि पहला विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी?
तो यहाँ पर ये श्रृंखला दी हुई है 131, 133, 181 और 239। यहाँ पर तो दो ही जमा हो रहा है, यहाँ पर 28। अब आगे क्या होगा इसके कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 2 और 28 आगे अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ तो 229 को अगर मैं रखती हूँ तो यहाँ पर इसमें 229 और 8 4 48, तो यहाँ पर 48 जमा होगा और फिर 10 जमा होगा, जिससे मुझे कोई भी पैटर्न नहीं नजर आ रहा, तो ये रहने देते हैं। 193, 193 में यहाँ पर 12 जमा होगा और यहाँ पर होगा 6 66, ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। आगे देखते हैं 185, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 और 5 54, नहीं यहाँ पर तो चलो दो जमा हो गए, पर यहाँ पर दो गुना हो गए, बट यहाँ पर दो गुना नहीं हो रहे, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब 183, यहाँ पर दो जमा हो रहा है और यहाँ पर 56 जमा हो रहा है। ये कुछ समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये इंटू एक और ये इंटू दो, तो इसके अनुसार सिर्फ 183 ही सही ऑप्शन बैठ रहा है, क्योंकि ये एक पैटर्न का की स्थापना जो है वो कर रहा है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। शब्दों को सार्थक हिंदी शब्द माना जाना चाहिए। शब्द में वर्णों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ताजमहल जिस प्रकार भारत से संबंधित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किससे संबंधित है? देखिए, ताजमहल बहुत सी सिंपल सी बात है, ताजमहल भारत में स्थित है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि यूएसए में। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 46। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो इनको देखते हुए देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश में आपको मालूम है कि शब्द ए से शुरू होके जेड तक जाते हैं, इसी क्रम में जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपके पास सब जगह एल है, फिर ओ है, जी सब में सेम आ रहा, अब परत आया। यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पर ए, यहाँ पर आई, ओ, आई और ओ। तो ए सबसे पहले आता है, इसका मतलब जो है लॉगरिथम मेरा पहला शब्द होगा। उसके बाद आई आता है, यहाँ पर आई के बाद सी है और यहाँ पर आई के बाद एस है, तो इसका मतलब तीसरा शब्द मेरा आगे होगा लॉजिकली। और उसके बाद पांचवा शब्द लॉजिस्टिक, ये भी हो गया मेरा और ये भी हो गया। अब उसके बाद आता है ओ। ओ में यहाँ पर पी है और यहाँ पर टी है, तो पी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर 4 आएगा और यहाँ पर आएगा नंबर 6। नंबर 4 पे है लोगोफाइल और नंबर 6 पे है लोगोटाइप। अंत में मेरे पास बचता है लॉगवुड नंबर 1। तो 2 3 5 4 6 1, तीसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 47। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो श्रृंखला है आपके पास 18, 21, 27, 36 और प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर जमा 3, यहाँ पर जमा 6, यहाँ पर जमा 9, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, आगे जमा 12 हो जाएगा। तो 36 में जब 12 जमा करेंगे तो मेरे पास 48 आता है। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48।
दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए अक्षर समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है तो इसके स्थान पर क्या आएगा? देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का हम उपयोग करेंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा। प्लेस वैल्यू टेबल। तो सबसे पहले आपके पास है एस डब्ल्यू बी और एम, ओ एस, एक्स और आई, और आगे है जी के पी ए, सी जी एन और डब्ल्यू। अब एस का स्थानांक जो होता है 19, डब्ल्यू का 23, 2 और 13, ओ का होता है 15, 19, एक्स का 24, 9, और जी होता है आपके 7वें स्थान पे 11, और ये 16वें स्थान पे 1, 3, 7, 12 और 23। अब यहाँ पे हम देखेंगे -4, -4, -4, -4, यहाँ पर भी -4, सब जगह पर अनुसरण हो रहा है, उसी को देखते हुए यहाँ पर भी -4 रहेगा। तो ये आएगा 11, यहाँ पर आएगा 15, 20 और 5। इसको देखते हुए 11वां स्थान के का होता है, 15वां स्थान ओ का होता है, 20 टी पे होता है और ए। तो KOTE ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आकृति किसमें सम्मिलित है। ध्यान से देखते हैं, चलिए ज़ूम करके। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो नज़र नहीं आएगी। ये वाली नज़र नहीं आएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर आपको ये वाली लाइन की कमी है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब सी में जाते हैं तो ये देखिए मुझे पैटर्न मिल गया। एक तो ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो जी, ये रहा मेरा पैटर्न जिसकी मुझे तलाश थी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। यहाँ पर भी वो पैटर्न नहीं बन रहा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 50। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और तीसरी चौथी से संबंधित है। तो देखते हैं, देखिए इन दोनों में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों संख्याओं में है। उसी संबंध के नाते 75 किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहले आपके पास 35 और ये 1225 और यहाँ पर 55 और 3025, यहाँ पर 75 किससे संबंधित है? देखिए, अगर मैं 35 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 1225 आता है। इसी प्रकार अगर मैं 55 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास 3025 आता है। ऐसे ही 75 का स्क्वायर करने पर मेरे पास आएगा 5625। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो तर्क है वो कुछ इस प्रकार से स्थापित हुआ था कि पहली संख्या का स्क्वायर जो है वो मुझे दूसरी संख्या देगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है और इसी के साथ हमने सभी 50 क्वेश्चंस इस पेपर के कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाली और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल PDF सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। एक बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So students, keep shining, keep rising high. A very best of luck for your exams. That's all for this paper. Bye. Good luck.